हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। केवल 5 मिनट दीजिए, आपका बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करा दूंगा गॉस थ्योरम का, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गॉस थ्योरम क्या होता है। देखिए गॉस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हमको बताता है। हमको पहले से एक चीज पता थी कि चार्ज जहां कहीं भी अवेलेबल होता है वहां पर उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज ना हो। तो चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और तो चार्ज भी होगा, कहीं ना कहीं चार्ज भी होगा। तो इन दोनों का प्रॉपर आपस में क्या रिलेशन है उसको हमको किसने बताया था? गॉस थ्योरम ने बताया था, एक रिलेशन के द्वारा। वो रिलेशन क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिए गॉस का क्या कहना है कि देखिए जैसे कहीं पर भी एक हमने चार्ज मान लिया, दिस इज चार्ज, ये क्यू चार्ज है। ओके, तो अगर ये चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है। बच्चों क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक क्लोज सरफेस की कल्पना करते हैं, किसकी कल्पना करते हैं? क्लोज सरफेस की कल्पना करते हैं, तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, जितना भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो सारा का सारा इस क्लोज सरफेस के साथ क्या हो जाएगा? लिंक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंक्ड हो जाएगा। तो लिंक्ड होने का मतलब क्या है? कि लिंक्ड होने का मतलब ये है कि इस चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको हमने कैद कर लिया एक बॉक्स के द्वारा, एक सरफेस के द्वारा। वो जो बॉक्स के अंदर जो हमने चार्ज रखा है उससे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ है उसका फॉर्मूला बॉक्स ने हमको बताया, वो कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन कितना होता है? एप्सिलॉन। जैसे 1 यूनिट चार्ज होगा तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा? तो बॉक्स का कहना था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 यूनिट चार्ज होगा तो कितना लिंक होगा? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उन्होंने कहा चलो Q रख देते हैं तो कितना लिंक होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? देखो एक लाइन की डेफिनेशन सुन लीजिए जरा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस placed in the field is 1 upon epsilon times the charge enclosed by the surface। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज जो होता है वो आपका कहां होना चाहिए? सरफेस के अंदर होना चाहिए। दैट इज क्या होता है फॉर्मूला? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसी चीज को क्या लिखा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है और गॉस ने क्या बताया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमने एक क्लोज सरफेस ली है जो कि स्फीयर दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमने स्मॉल एरिया लिया है। क्या लिया? स्मॉल एरिया ds लिया है। कितना लिया है? ds। और आपको पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब ये जो स्फीयर होता है ना, एक सिमेट्रिकल शेप होती है बच्चों। कैसी शेप होती है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर इस लोकेशन पर ऊपर की तरफ है, कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, अच्छा एक चीज समझो, पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो कैसा निकलता है? रेडियल निकलता है। कैसा निकलता है? रेडियल निकलता है। रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट। तो अगर इसके चारों तरफ आप स्फीयर लेते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों। तो यही यहां पर अपन ने क्या लिया है? डीएस लिया है। तो डीएस का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? कहीं पर भी आप एरिया कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी। और जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। बस यही कैच था और कुछ नहीं। अब देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है गॉस थ्योरम को प्रूव करने का? कि ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हमको पता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है बच्चों? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। बोलो हाँ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे लिंक्ड हो रहा है? इस सरफेस से लिंक्ड हो रहा है। तो हमने लिख दिया नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। तो फॉर्मूला क्या होता है क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डीएस कॉस थीटा। बोलो हाँ, डॉट प्रोडक्ट याद करो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो हमने ऐसे लिख दिया। चलो बच्चों ठीक है। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो मैंने यहां पर 0 रख दिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है चारों तरफ, तो ई कांस्टेंट हो गया। अंदर कितना बचा? डीएस और कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बच्चों। तो ये अपना आ जाएगा ई डीएस। क्लियर है भाई? ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? इंप्लाई करके लिख दिया कि ये ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई के स्थान पर क्या आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और जो डीएस का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? एस। एस क्या है? ये जो स्फीयर है इसका एरिया, और स्फीयर का एरिया कितना होता है?
4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर और एस के स्थान पे क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमको मिल गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई। क्या था, कुछ नहीं था, दो स्टेप है, याद रखिए। एक तो पॉइंट चाहिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिए, और किसका फॉर्मूला याद रखिए, यस ठीक समझियो, इलेक्ट्रिक का। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है और दोनों को कंबाइन करेंगे आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइना, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।